कभी सोचा है कि इतिहास का रुख कभी कभी कोई ये बहुत ही मामूली सी चीज कैसे बदल सकती है। आज हम एक ऐसी ही धातु की कहानी समझेंगे जिसने पूरे उपमहाद्वीप में बदलाव की एक ऐसी जबरदस्त लहर शुरू की जिससे गांव बसे, बड़े बड़े शहर बने और एक विशाल साम्राज्य की नींव पड़ी। जरा इस मंजर के बारे में सोचिए। धधकती हुई भट्टी, हथौड़ों की आवाज और गर्म लोहे की महक। ये हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है, लोहा। लेकिन ये सिर्फ एक धातु नहीं थी, ये एक क्रांति की चिंगारी थी। और यही थी वो चिंगारी, एक लोहे की कुल्हाड़ी। करीब 2500 साल पहले जब इस जैसे औजारों का इस्तेमाल बढ़ने लगा तो इसने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाली थी। तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर पड़ा खेती पर। लोहे के औजारों ने खेतीबाड़ी का तरीका ही बदल डाला और आने वाले हर एक बदलाव के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। देखिए, लोहे के फाल ने खेती में जैसे जान ही डाल दी। अब किसान भारी उपजाऊ मिट्टी को भी ज्यादा आसानी से और ज्यादा गहराई तक जोत सकते थे और कुल्हाड़ियों से जंगल साफ करके खेती के लिए नई जमीन तैयार होने लगी। नतीजा, खेती की पैदावार में एक जबरदस्त उछाल आया। अब इस बढ़ी हुई पैदावार से एक बड़ा ही दिलचस्प सिलसिला शुरू हुआ। राजा सिंचाई के कामों में पैसा लगाते, जिससे किसानों का उत्पादन और बढ़ जाता। किसान अपनी बढ़ी हुई कमाई से राजा को ज्यादा टैक्स देते और उस पैसे से राजा अपनी सेना बड़ी करते और साम्राज्य को फैलाते। मतलब राजा और किसान दोनों की तरक्की एक दूसरे से जुड़ गई थी। तो जब खेती से इतनी उपज होने लगी और खाने पीने की कमी नहीं रही तो समाज और भी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता गया। आइए देखते हैं कि इस नए दौर में गांव की जिंदगी कैसे ऑर्गेनाइज हो रही थी। पूरे उपमहाद्वीप में एक नया सोशल स्ट्रक्चर उभर रहा था। उत्तर भारत में बड़े जमींदारों को ग्राम भोजक कहा जाता था, तो वहीं दक्षिण के तमिल इलाकों में उन्हें वेल्लालार कहते थे। नाम भले ही अलग अलग थे, लेकिन समाज का ढांचा लगभग एक जैसा ही बन रहा था। ये जो ग्राम भोजक थे, ये सिर्फ जमींदार नहीं थे, बल्कि ये अपने इलाके में बहुत ताकतवर हो गए थे। ये राजा के लिए टैक्स इकट्ठा करते, गांव के झगड़ों में जज बन जाते और कभी कभी तो पुलिस का काम भी करते थे। सही मायनों में ये राजा और आम जनता के बीच की सबसे जरूरी कड़ी थे। अब देखिए, जब इतना सारा अनाज पैदा हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, तो चीजों की अदला बदली यानी बार्टर सिस्टम से काम चलाना मुश्किल हो गया। एक ज्यादा बेहतर सिस्टम की जरूरत थी और यहीं से जन्म हुआ पैसे का यानी मुद्रा का। जरा सोचिए, आर्कियोलॉजिस्ट को उस दौर के हजारों सिक्के मिले हैं। ये उन्हीं शुरुआती सिक्कों में से एक है। इन्हें पंच मार्क्ड सिक्के या आहत सिक्के कहा जाता था और ये कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि करीब 500 सालों तक चलन में रहे। इनको बनाने का तरीका बड़ा सीधा साधा था, लेकिन कमाल का असरदार था। धातु की चादरों को काटकर उन पर अलग अलग निशानों की मोहर लगा दी जाती थी। इन पर किसी राजा का नाम या तारीख नहीं लिखी होती थी, लेकिन इन्हीं निशानों ने दूर दूर तक व्यापार के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना दी। खेती और व्यापार में आई इस क्रांति का असर सिर्फ गांव तक नहीं रुका। इसकी वजह से हलचल भरे शहर बसने लगे और तरह तरह की नई कारीगरी और क्राफ्ट्स का जन्म हुआ। मथुरा इसका एक शानदार उदाहरण है। ये शहर एक ही वक्त में व्यापार, धर्म, शासन और कला, इन सबका एक बड़ा सेंटर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब जाने वाले सबसे जरूरी रास्तों के बिल्कुल बीच में पड़ता था। मथुरा से मिले शिलालेख हमें उस समय के समाज की एक कमाल की झलक देते हैं। इनमें सुनारों, लोहारों, बुनकरों और यहाँ तक कि इत्र बनाने वालों जैसे न जाने कितने ही प्रोफेशंस का जिक्र है। ये दिखाता है कि उस शहर में कितने अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते और काम करते थे। तो सवाल उठता है कि ये सब चल कैसे रहा था। इतनी बड़ी इकोनॉमी की रीढ़ थी श्रेणियां। ये कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे जो एक तरह से आज के ट्रेड यूनियंस की तरह काम करते थे। ये कच्चा माल खरीदते, तैयार माल बेचते और कमाल की बात तो ये है कि ये बैंक का काम भी करते थे, जहां लोग अपना पैसा सुरक्षित रख सकते थे। लोहे से जो कहानी शुरू हुई थी वो अब सिर्फ इस उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। ये भारत को उस समय की ज्ञात दुनिया के दूर दराज के कोनों से जोड़ने जा रही थी। और इसके सबूत हमें जमीन के नीचे से मिलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तनों के ये टुकड़े। इन पर तमिल ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा है जो अरिकामेडु जैसे व्यस्त बंदरगाहों की तरफ इशारा करते हैं, जहां दूर देशों से जहाज आकर अपना माल उतारते थे।
एक यूनानी नाविक ने अपनी डायरी में एक प्राचीन भारतीय बंदरगाह बेरीगाजा, जो आज का भरूच है, के बारे में लिखा है। वहाँ वाइन, कॉपर और टिन जैसी चीजें बाहर से आती थीं और यहाँ से हाथी दांत, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम जैसी कीमती चीजें पूरी दुनिया में भेजी जाती थीं। भारतीय मसालों की कीमत तो बस अविश्वसनीय थी, खासतौर पर काली मिर्च, जो रोमन साम्राज्य में इतनी ज्यादा कीमती थी कि उसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाने लगा। ये मसाला इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे बड़ी वजहों में से एक बन गया था। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज से 2000 साल पहले एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित व्यापार का नेटवर्क भारत को सीधे उस वक्त के सबसे शक्तिशाली रोमन एम्पायर से जोड़ता था। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इसके पक्के आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं। दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में मिले रोमन सोने के सिक्के, भूमध्य सागर में बनने वाले एम्फोरा जैसे बर्तन और कांच का सामान, ये सब इन दो महान सभ्यताओं के बीच के गहरे व्यापारिक रिश्ते की गवाही देते हैं। तो आइए एक बार पूरी कहानी को जोड़कर देखते हैं। ये एक सीधी सी चेन रिएक्शन थी। लगभग 3000 साल पहले लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। 25 साल पहले उसने खेती में क्रांति ला दी, जिससे 2300 साल पहले बड़े बड़े राज्य और व्यापार बढ़े, और 2000 साल पहले भारत एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क के जरिए सीधा रोमन साम्राज्य से जुड़ गया। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और आखिर में एक सवाल, लोहे की एक कुल्हाड़ी से शुरू हुआ सफर रोमन सोने तक पहुंचा। जरा सोचिए, आज ऐसा कौन सा छोटा सा इनोवेशन है जो शायद हमें नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन वो चुपचाप हमारी दुनिया को बिल्कुल वैसे ही बदल रहा है।